IQ का येस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आइस सेक्शन पे आपका स्वागत है। 71 बीपीएससी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पहले हम लोग करा रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से एक आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं और कैसे हमें उनको करना है और किस सेक्टर से ज़्यादा, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने जो है आपको जो प्राचीन भारत करा दिया है और मध्यकालीन भारत में हम लोग जो है दिल्ली सल्तनत को पहले कर चुके हैं। आज हम लोग मुगल काल को करेंगे। मुगल कालीन इतिहास के क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं उनको हम लोग देखेंगे। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर को देखने से एक आइडिया लग जाता है कि हमें किस तरह की तैयारी करनी है और कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर, लेसन की ओर। पहला क्वेश्चन आपका है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1526 में हुआ था। एक तरफ बाबर था, एक तरफ इब्राहिम लोदी था। ठीक है, तो याद रखना बाबर की जीत का जो सबसे प्रमुख कारण क्या था? ये सारे कारण थे, ये जो जितने ये लिखे हैं ये सारे कारण हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसमें प्रमुख कारण कौन सा है? तो प्रमुख कारण इसमें कौन हो जाएगा? उसकी सैन्य कुशलता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ क्या पूछा गया है? मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण हमेशा याद रखिएगा, जो मेन होता है वो रखा जाता है। बाकी सारे कारण हैं जो पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का कारण बने हैं। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो है इस पे जो है सही कथन की हमें पहचान करनी है। पहला है, भारत में बाबर के आगमन के क्या कारण थे? बाबर जो है भारत पर जब आक्रमण किया था, आया था, तो उसके क्या कारण थे ये हमें जानना है। ठीक है, तो पहला है आपका, उप महाद्वीप पे बारूद का आगमन हुआ। ऐसा नहीं है, बारूद का इस्तेमाल इसके पहले भी हुआ था। क्षेत्र की जो है याद रखिएगा, क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो याद रखना, जो मेहराब है और जो गुंबद है ये दिल्ली सल्तनत काल में भी इसकी शुरुआत हो चुकी थी। बाबर के आगमन से ऐसा नहीं हुआ है। तो पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन इसमें कट जाएगा। प्रदेश में जो है याद रखिएगा तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई। बिल्कुल सही है, क्योंकि याद रखना बाबर जो है तैमूर राजवंश से जुड़ा हुआ था। युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई थी। ये बिल्कुल सही है। तो याद रखना बारूद का इस्तेमाल पहले तो होता था, लेकिन तोपों का इस्तेमाल युद्ध में किया गया, ये पहली बार हुआ। तो इसका आंसर 3 और 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तुझके एक बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो तुझके बाबरी को याद रखना बाबर नामा कहते हैं और याद रखना ये तुर्की भाषा में लिखा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, और ये भी याद रखना ये बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी और इसमें जो है उत्तर भारत और दक्षिण भारत को मिला करके उसने बताया था कि 5 जो है मुस्लिम राज्य और 2 जो आपका हिंदू राज्य थे। तो 2 हिंदू राज्य कौन कौन से थे? एक राणा सांगा और एक इसने विजयनगर का उल्लेख किया है। विजयनगर में कृष्णदेव राय के बारे में भी इसने बताया है, किसमें? बाबरनामा में। इसके अलावा याद रखना तुझके बाबरी जो है ये तुर्की भाषा में जो लिखी गई थी, इसमें यह भी बताया गया है भारत की प्रमुख नदियों के बारे में बताया गया है। भारत के प्रमुख कौन कौन सी भारत में फसलें होती हैं, इन सब का उल्लेख भी जो है एक प्राकृतिक जो है संसाधनों का उल्लेख जो है तुझकी किस में किया गया है? तो तुझके बाबरी में या जो है आपका जो है बाबर नामा में बाबर ने किया है। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ एक कन्फ्यूजन क्वेश्चन भी हो सकता है, क्योंकि जो मुगलों की भाषा थी वो तो फारसी थी, लेकिन जो है तुझके बाबरी जो लिखी गई थी वो तुर्की भाषा में लिखी गई थी। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन याद रखना ये आपका जो है तुर्की भाषा में थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार क्रम अंकित करें और जो है उन्हें नीचे कौन सा उनको हमें क्रम में रखना है। तो याद रखना हुमायूं ने जो है 4 युद्ध प्रमुख अपने जीवन में लड़े थे, वो चारों युद्ध का क्रम कौन कौन सा है? ठीक है, तो पहला है आपका है देवराई का युद्ध, देवरा का युद्ध कहते हैं इसको। ये युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1532 में हुआ था। ठीक है, दूसरा है आपका चौसा का युद्ध। ये कब हुआ था? तो याद रखना जो है 1539 में हुआ था। कन्नौज, इसे हम बिलग्राम का युद्ध कहते हैं, ये 1540 में हुआ था। और याद रखना इसी युद्ध में जो है शेषासुरी ने पराजित करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। और फिर सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1555
1555 में, तो 1555 में जो है हुमायूं को दोबारा जो सत्ता प्राप्त हुई थी वो सरहिंद के युद्ध में जो है शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारियों को पराजित करने के बाद प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर जो है याद रखना डी हो जाएगा, जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो चारों का क्रम याद रखना, ये चारों क्रम एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हमें डेट अनुसार उनके क्रम को याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। अब आगे आप इन सब डेट को याद करना जरूरी है, जिससे अगर क्वेश्चन इस तरह के आए तो आपके क्वेश्चन गलत ना होने पाए। ठीक है, आगे लिखा है इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया जाए तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और जो है 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। ये किसने कहा था? तो ये शेर खान अर्थात शेरशाह सूरी ने प्रस्ताव दिया था किसको? हुमायूं को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। तो शेरशाह सूरी का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कौन था? हुमायूं ही था, और हुमायूं को ही पराजित करके उसने कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध में जो है उसे सत्ता को प्राप्त किया था। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर बहुत महत्वपूर्ण है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शेर खान या शेरशाह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो हजरत आला भी एक उपाधि होती थी जो प्रशासन में ली जाती थी, और बाद में सुल्तान जो सर्वे सर्वा होता था। ठीक है, तो ये उपाधि किसने लिया था? तो शेरशाह सूरी ने लिया था। तो शेरशाह सूरी ने जब कन्नौज के युद्ध के बाद दिल्ली पर अधिकार किया था तो उसने याद रखिएगा हजरत आला की उपाधि लिया और फिर बाद में सुल्तान की उपाधि लिया। हो सकता है क्वेश्चन आपसे कोई इतना पूछा जाए कि हजरत आला की उपाधि किस सुल्तान ने ग्रहण किया था, तो हम बताएंगे किसने किया था। तो ये आपका शेरशाह सूरी ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो चुनार कहाँ पर है? यह मिर्जापुर में है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर पहली बार आक्रमण कब किया था, यह क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1532 में किया था। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था देवरा का जो युद्ध हुआ था वो इसी से जुड़ा हुआ है, तो 1532 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था? तो बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराने वाला वो मतलब एक ऑप्शन में है, तो हाजी बेगम। हाजी बेगम कौन है? तो ये हुमायूं की जो है कौन थी? पत्नी थी। तो हुमायूं की पत्नी थी, तो इन्होंने ही जो है मकबरे का निर्माण कराया था, जिसे हम हुमायूं का मकबरा कहते हैं, जो दिल्ली में स्थित है। आप हुमायूं के मकबरे को देख सकते हैं, इसी की नकल की गई है ताजमहल में। बस इसमें एक अंतर यह है कि ताजमहल में चारों दिशाओं में 4 मीनारें हैं, लेकिन हुमायूं के मकबरे में मीनार नहीं है। तो जो बीच वाला स्ट्रक्चर है इसी को जो है ताजमहल में नकल किया गया था। ताजमहल इसी की नकल है। और याद रखना हाजी बेगम ने अपने पेंशन के पैसे से जो है अकबर के समय में जो है ये मकबरे का निर्माण कराया था। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा याद रखना कहाँ पर? ये बिहार में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो ये सासाराम बिहार में है। आप मकबरे को देख सकते हैं, बिल्कुल तालाब के बीच में है। हिंदू मुस्लिम दोनों शैली में इसको निर्मित किया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना। ये क्वेश्चन कई बार आया भी है, आगे भी आता रहेगा। तो याद रखना सासाराम में है। एक इसकी विशेषता क्या है कि सासाराम में जो शेरशाह सूरी का मकबरा है, यहीं पर इसके पिता को भी दफनाया गया है और यहीं पर इसके पुत्र को भी दफनाया गया है और शेरशाह सूरी को भी यहीं पे दफनाया गया है। तो 3 पीढ़ियों को एक साथ दफनाया गया है इसी मकबरे में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और जो है 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो 200 में, 250 में और 200 की जो है इकाइयों में जो है किसने विभाजित किया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। सिकंदर शाह ने भी किया था और इस्लाम शाह दोनों ने किया था। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ई हो जाएगा। इन दोनों ने अपनी सेना की टुकड़ियों को इसी तरह से उसमें क्लासिफिकेशन करके उन्होंने बांट रखा था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ई हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका है हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? ठीक है, यह क्वेश्चन इसलिए पूछा गया क्योंकि इसके सेनापति कौन थे? एक मुस्लिम थे, हकीम जो है खान थे। तो महाराणा प्रताप की सेना के प्रमुख सेनापति कौन थे? हकीम खान थे। और हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ था, लेकिन अकबर ने इसमें नेतृत्व नहीं किया था, उन्होंने मान सिंह को भेजा था। तो मान सिंह एक तरफ थे, एक तरफ जो है
महाराणा प्रताप थे, लेकिन महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था? एक मुस्लिम हकीम खान था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो तीर्थ यात्रा कर समाप्त किसने किया था? तो ये अकबर ने किया था। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, इसे तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया, सती प्रथा को समाप्त किया था। ठीक है, ये सारा काम कौन किया था? तो अकबर ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी, याद रखिएगा, ये अकबर के द्वारा। और ये व्यवस्था याद रखना, ये मंगोलों की व्यवस्था थी जो लागू किया गया था। तो स्वच्छ प्रशासन सूचित करने के लिए इस व्यवस्था को लागू किया था अकबर ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो जब्ती प्रणाली याद रखना, ये किससे जुड़ी हुई है? याद रखना, ये कृषि व्यवस्था को मजबूत करने से जुड़ी हुई है। और इसकी शुरुआत किसने किया था? तो इसकी शुरुआत अकबर ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये अकबर द्वारा प्रारंभ किया गया था। और दीन ए इलाही एक तरह का अकबर का नया धर्म था। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1581-82 में जो है इसकी शुरुआत किया था दीन ए इलाही की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था? तो याद रखना, ये अकबर के समय में किया गया था। क्यों ऐसा हुआ? तो याद रखना, 1599 ईस्वी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और 1600 ईस्वी में उसे व्यापार का अधिकार पत्र महारानी द्वारा दिया गया था। उस समय भारत का राजा अकबर था। ठीक है, लेकिन जब हॉकिंस भारत आया था 1608 ईस्वी में, उस समय राजा कौन था? तो उस समय राजा जहांगीर था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई थी? जहांगीर के समय में। और पत्र किसका लेके आई थी, किसके नाम का? तो अकबर के नाम का लेके आई थी, क्योंकि अकबर का जो डेथ हो गई थी वो 1605 में हुई थी। ठीक है, और 1608 में जो है हॉकिंस आया था। तो याद रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी अगर स्थापना अगर पूछा जाए तो अकबर हो जाएगा, लेकिन अगर आगमन अगर पूछा जाएगा तो जहांगीर हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि अकबर के समय में इस कंपनी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। तो बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में अकबर ने मिलाया था। तो कब मिलाया था? तो 1576 में मिलाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो याद रखना, दो अस्पा मतलब ये हो गया कि एक सैनिक जब युद्ध लड़ने जाता था तो याद रखना वो अपने साथ जो है 2 घोड़े रखता था। और सिंह अस्पा ये हो गया जब 2 से अधिक घोड़े अपने साथ लेकर जाता था। तो इस प्रथा की शुरुआत किसने किया था? तो इसकी शुरुआत जहांगीर ने किया था। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी? उसे इंग्लिश खान कहते थे। तो इंग्लिश खान की उपाधि किसको दी गई थी? हॉकिंस को दी गई थी। और इसे 400 का मनसब भी दिया गया था। और इंग्लिश खान की उपाधि किसने दिया था? जहांगीर ने दिया था। कब? तो 1608 ईस्वी में जब जहांगीर आया था, जहांगीर के शासनकाल में हॉकिंस आया था। ठीक है, अभी मैंने ऊपर बताया भी था। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, किस मुगल शासक के समय में सर टॉमस रो भारत आया था? तो सर टॉमस रो भारत किसके समय में आया था? तो ये जहांगीर के समय में आया था। कब आया था? तो 1615 ईस्वी में आया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर पहुंची थी, मतलब सबसे ऊपर विकसित हुई थी? किसके समय में? यह क्वेश्चन पूछा गया। तो जहांगीर के समय में। लेकिन मुगल चित्रकला का विकास हुआ था किसके समय में? हुमायूं के समय में। जब हुमायूं ईरान गया था तो वहीं से चित्रकारों को अपने साथ लेके आया था। लेकिन अकबर के समय में चित्रकला की नींव रखी गई थी, एक तरह से कह सकते हैं। और चित्रशाला की एक कार्यालय विभाग की स्थापना कर दी गई थी अकबर समय में। और इसी अकबर का पुत्र कौन था? जहांगीर। इसीलिए जहांगीर पर चित्रकला का प्रभाव ज्यादा पड़ा। और उसको चित्रकला के जो है एक कह सकते हैं कि जहांगीर भी स्वयं एक बहुत बड़ा चित्रकार था और किसी चित्र को देख करके बता देता था कि चित्र किस कलाकार ने बनाया है। ठीक है, तो जहांगीर के समय चित्रकला अपने शीर्ष पर थी, जिसे हम स्वर्णयुग कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ए हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट आपका है एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो एतमाउद्दौला कौन था? एतमाउद्दौला याद रखना नूरजहां का पिता था, और नूरजहां का विवाह किससे हुआ था? जहांगीर से हुआ था। इसीलिए याद रखना जहांगीर ने जो है अपने जो है क्या कहते हैं ससुर की जो है एक तरह से उनके जो नूरजहां के पिता थे उनकी जो है एक उनका मकबरा आगरा बनवाया था। ये पूर्ण रूप से संगमरमर का है, आप इस चित्र में देख सकते हैं। इसको बनवाया किसने था? तो इसको बनवाया था याद रखना नूरजहां ने बनवाया था। नूरजहां ने अपने पैसे का इस्तेमाल करके बनवाया था। किसके समय में? जहांगीर के समय बनवाया था। लेकिन बनवाया किसके समय में पूछा जाए किसके समय बना था तो जहांगीर हो जाएगा। लेकिन किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने बनवाया था, अपने पिता का मकबरा बनवाया था, जो भारत में संगमरमर का पूर्ण रूप से पहला मकबरा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो है पचिनकारी, इसे हम पितृ द्यूरा भी कहते हैं, निम्न में से किससे संबंधित है? ठीक है, ये किससे संबंधित है? तो याद रखना पितृ द्यूरा एक कला शैली है। याद रखना ये क्या कला शैली है? तो संगमरमर के जो पत्थर होते थे उस पर जो है कढ़ाई का काम होता था, उसमें फूल पत्ती बनाए जाते थे। आप जरा इस मैप पर देख करके इसको देख समझ सकते हैं कि संगमरमर के पत्थर पर जब फूल पत्ती की नक्काशी की जाती थी तो उसको पितृ द्यूरा कहते थे। तो दीवारों पर अर्धकीमती पत्थर जो है आपका जड़ करके फूलों की नक्काशी करना, याद रखना इसी को पितृ द्यूरा या पच्चीकारी कहते हैं। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। और ये मुगल काल की एक प्रमुख विशेषता भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो ईरान में जो शासन होता था उन्हें हम शाह कहते थे, और जो मुगल बादशाह था उनके बीच में जो युद्ध हुआ था, लड़ाई हुआ था, वो कंधार को लेके हुआ था। कंधार को लेके क्यों हुआ था? क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर ये मुगल राजवंश का क्षेत्र है तो बीच में आपका ये अफगानिस्तान था और आपका ये ईरान था। तो कंधार आपका ये क्षेत्र है और दोनों इस पर कब्जा करने को लेकर के ही ये युद्ध हुआ था, दोनों विवाद का जो है कारण बना था। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है दिल्ली के लाल किले का जो है निर्माण कराया था किसने? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कई बार पूछा भी गया है। तो शाहजहां ने कराया था। ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए कि आगरा के लाल किले का निर्माण किसने कराया था, तो ये अकबर ने कराया था। लाहौर में भी एक लाल किला है, उसका निर्माण किसने कराया था? वो भी अकबर ने ही कराया था। और जो इलाहाबाद में किला है उसे भी लाल किला कहते हैं, उसका निर्माण भी अकबर ने कराया था। ठीक है। तो याद रखना एक लाल किला जो है शाहजहां ने बनवाया था जो दिल्ली में है, बाकी जहां भी लाल किला है सब अकबर ने बनवाया था। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? ये किस इतिहासकार ने कहा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका A.L. श्रीवास्तव ने कहा, क्योंकि A.L. श्रीवास्तव ने जो है शाहजहां के काल का ही इतिहास लिखा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? ब्रिटिशों को जो है संघर्ष किसने किया? तो वो कौन थे? तो वो याद रखना औरंगजेब ने। तो औरंगजेब ने ब्रिटिशों के विरुद्ध संघर्ष कहाँ किया था? बंगाल में किया था, जब वहां पे व्यापार को रोका जा रहा था। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। और अगर कभी एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किस मुगल बादशाह के समय में अंग्रेजों का विद्रोह हुआ था बंगाल में, तो इसी की बात हो रही है, वो औरंगजेब के समय में हुआ था। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका याद रखिएगा, इसका आंसर औरंगजेब हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? तो औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान था और उसने जिहाद चलाया था। तो जिहाद का अर्थ क्या है? तो दारुल इस्लाम, मतलब पूरे भारत को इस्लाम में बदल देना, इस्लामीकरण कर देना, इस्लाम का प्रचार कर देना, पूरी तरह से इस्लाम में परिवर्तित कर देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मुगल प्रशासन में मुहस्सिब कौन था? तो मुगल प्रशासन में मुहस्सिब जो होता था वो एक अधिकारी था, और वो कौन सा अधिकारी था? तो याद रखना लोक आचरण अधिकारी था। लोक आचरण अधिकारी मतलब ये था, इसका जो मुख्य काम ये था कि ये घूम घूम करके ये देखता था कि लोग जो है इस्लाम धर्म के आचरण को मानते हैं या नहीं मानते हैं, नमाज पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, और सबका सम्मान करते हैं, अपराध तो नहीं करते हैं। तो लोक आचरण अधिकारी का नाम क्या था? मुहस्सिब था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, मुगल काल का बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी था। ये क्वेश्चन IAS में भी कई बार एग्जाम में पूछा गया था। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का, मक्का का द्वार कहा जाता था? तो ये याद रखना कौन था? तो याद रखना ये
बी सूरत। तो सूरत बंदरगाह को मक्का का द्वार कहते थे। कैसे कहते थे? आपका समझ लीजिए ये भारत का मैप है और यहीं से आप याद रखिएगा ये आपका सऊदी अरब हो गया, ये आपका अफ्रीका हो गया। तो सऊदी अरब अगर मान लो यहाँ पर ये मक्का है और ये आपका ये लाल सागर है, तो सूरत बंदरगाह यहाँ पे था और यहीं से जहाज के माध्यम से मक्का लोग जाते थे हज यात्रा करने के लिए। तो इसे मक्का का द्वार कहते थे। किसको? तो याद रखना सूरत बंदरगाह को। ये भी याद रखिएगा अगर दिल्ली सल्तनत का ये है आपका दिल्ली है और दिल्ली से ये पूरा जो क्षेत्र था ये राजपूताना था। तो राजपूतान जो राजपूत राजा थे उनसे मैत्री संबंध अकबर ने इसलिए भी अब जो है किया था। उसका एक कारण ये भी था कि जो अगर इस क्षेत्र से जो हज यात्री थे उनके आने और जाने का मार्ग था, तो हज यात्रा जो है सुनिश्चित किया जा सके, सुरक्षित किया जा सके, इसलिए राजपूतों पर नियंत्रण बहुत जरूरी था। इसीलिए उसने जो है अकबर ने राजपूत नीति अपनाई थी। और किसी हम राजा का राजपूत नीति नहीं पढ़ते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसका? अकबर का ही पढ़ते हैं। तो अकबर की राजपूत नीति का एक हिस्सा भी ये भी था कि जो है हज यात्रा को सुलभ बनाना था। तो याद रखना जो सूरत बंदरगाह था, याद रखना ये आपका इसको मक्का का द्वार कहते थे। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मध्यकाल में बटाई शब्द का क्या अर्थ होता है? तो मध्यकाल में जो बटाई शब्द था, याद रखना लगान निर्धारण का एक तरीका था। जैसे मान लीजिए अगर अनाज का उत्पादन जब हो जाता था, मान लीजिए कि 4 बोरी अनाज का उत्पादन हुआ, गेहूं का उत्पादन मान लिया हो गया, तो गेहूं को बांटा जाता था। उसे हम लगान निर्धारण का एक तरीका होता था कि कितना गेहूं किसान लेगा और कितना गेहूं राजा लेगा अर्थात बादशाह लेगा। ये जो बटाई होती थी उसी को बटाई अर्थात उसी को बंटवारा कह सकते हैं। तो उसी को याद रखना, इसी को कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? तो चित्रकला को आगे बढ़ावा देने के लिए कारखाना किसने स्थापित किया था? तो ये हुमायूं ने किया था। ठीक है, क्योंकि हुमायूं के समय में ही चित्रकला का विकास किया गया था। लेकिन अगर पूछा जाए कि चित्रकला के लिए एक अलग से विभाग किसने बनाया था, तो ये अकबर ने बनाया था। लेकिन यहाँ कारखाना पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका जो है ए हो जाएगा। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि मुगल काल में चित्रकला की नींव किसने रखी थी, तो ये भी हुमायूं ही होगा। लेकिन चित्रकला का स्वर्ण युग किस काल को कहते हैं? तो जहांगीर के काल को कहते हैं। तो एक क्वेश्चन कई तरह से आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार करना, क्वेश्चन यहाँ आए तो गलत ना होने पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के दरबारी थे। मतलब ये हुआ ऐसा कौन से चित्रकार मतलब कि मुगल सम्राट थे जिनके समय में 2 हिंदू चित्रकार, एक का नाम क्या था? दसवंत था, एक नाम बसावन था। ये किसके समय में थे? तो याद रखना ये अकबर के समय में, और बाद में दसवंत जो है पागल होकर के फिर इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो याद रखना ये 2 हिंदू चित्रकार थे जो अकबर के दरबार में थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? जब यूरोपीय मतलब ये हो गया कि जो हमारे यहाँ यूरोपीय कंपनियां आई थी तो मुगल बादशाह से उनका संबंध होता था, वो भी दरबार में बैठते थे, वो भी शासन व्यवस्था में कभी कभी हस्तक्षेप भी कर लेते थे। तो यहाँ यूरोपीय चित्रकला का जो आगमन हुआ था भारत में वो अकबर के समय में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो ये तो अकबर के समय में किया गया था। लेकिन याद रखना दास्तान ए अमीर हमजा ईरान के एक राजा थे, उन्हीं का चित्रांकन किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? तो अबुल समद के द्वारा किया गया था। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। लेकिन याद रखना इस चित्रकारी को बनाने में जो है मीर सैयद अली का भी योगदान था, केवल इन्हीं का योगदान नहीं था, मीर सैयद अली का भी योगदान था। लेकिन मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? अबुल समद ने। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा की रचना किसने किया था? गुलबदन बेगम ने किया था। और गुलबदन बेगम थी कौन? तो याद रखना ये बाबर की बेटी थी, हुमायूं की बहन थी और अकबर की बुआ थी। ठीक है, इन्होंने अपने भाई का इतिहास, हुमायूं का इतिहास लिखा था हुमायूं नामा के नाम से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है तबकात ए अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है,
किसके द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो याद रखना तबकात अकबरी जो है अलग किताब है और जो है अकबरनामा अलग किताब है। ठीक है, तो किसके द्वारा लिखा गया था, निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया था। और निजामुद्दीन अहमद अकबर के दरबार के प्रमुख इतिहासकार थे। अबुल फजल भी प्रमुख इतिहासकार थे और अबुल फजल और निजामुद्दीन अहमद में कभी पटती नहीं थी। और निजामुद्दीन अहमद जो है याद रखना अकबर के दरबार में अकबर के सामने अकबर की बुराई करते थे और उनकी नीतियों का विरोध उनके सामने करते थे और ऐसा करने वाले मात्र यही थे। ठीक है, तो इनका जो इतिहास है वो निष्पक्ष इतिहास माना जाता है। इन्होंने अकबर को कई बार मूर्ख भी बताया है कि जो है जब इन्होंने दीन इलाही धर्म चलाया था तो निजामुद्दीन अहमद ने उसका विरोध भी किया था। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आईने ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी। तो आईने ए अकबरी जो है किसके द्वारा लिखी गई थी, तो याद रखना ये अबुल फजल द्वारा। और आईने ए अकबरी का ही एक जो है भाग है जिसे हम अकबरनामा कहते हैं। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है फुतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी। तो फुतुहात ए आलमगीरी एक किताब किसके द्वारा लिखी गई थी, तो याद रखना ये ईश्वर दास नागर के द्वारा लिखी गई थी। ये इसमें जो है औरंगजेब का इतिहास मिलता है क्योंकि औरंगजेब को आलमगीर भी कहते थे। तो फुतुहात ए आलमगीरी ईश्वर दास नागर ने लिखा था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक हिंदू राइटर है, तो एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा आगे भी जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त जो है मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 25 साल तक काम किया था। तो ये कथन किसका है जो इलाहाबाद के बारे में की जो किला था उसके निर्माण के बारे में बताया था। तो विलियम फिंच एक इंग्लैंड का यात्री था जो अकबर के समय में आया था और इसी ने ये इसकी जानकारी दी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है। मतलब ऐसा कौन सा है जिनमें अपोजिट जो राजा है उनका उल्लेख नहीं किया गया है। तो याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था वो टीपू सुल्तान और मराठों के बीच में ना होकर के द्वितीय जो युद्ध था ये अकबर और हिमू के बीच में हुआ था। कब, 1556 में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। जबकि हल्दी घाटी का जो युद्ध था वो महाराणा प्रताप और अकबर की ओर से मान सिंह ने युद्ध लड़ा था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था। तो पटना में किस सिख गुरु जन्म हुआ था, गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था जो सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु थे। और याद रखना इनके जो आपका जो गुरुद्वारा है उसे हम जो है पटना साहिब भी कहते हैं। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। और इनका जन्म 22 दिसंबर 1666 को हुआ था पटना में। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप शिवाजी की राजधानी कहाँ थी। तो शिवाजी की जो राजधानी थी वो कहाँ पे थी, रायगढ़ में थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। ठीक है, और पूना किसकी राजधानी थी, तो ये पेशवा की राजधानी थी। क्योंकि याद रखना शिवाजी की राजधानी क्या थी, वो रायगढ़ थी। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मराठा शासकों की अष्ट प्रधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अधिकारी और उनके विभागों का मिलान करना है। तो अष्ट प्रधान अगर पूछा जाए तो याद रखना ये किसके समय में थे, तो याद रखना ये शिवाजी के समय में थे। और अष्ट दिग्गज कृष्णदेव राय के समय में जो तेलुगु विद्वान होते थे। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर पूछा जाए तो याद रखना सचिव कौन थे, तो याद रखना ये पत्राचार प्रभारी होते थे। ठीक है, पेशवा कौन होते थे, ये प्रधानमंत्री होते थे। सुमंत कौन होते थे, याद रखना ये विदेश मंत्री होते थे। और आमत वित्त मंत्री होता था। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो विदेश मंत्री को सुमंत कहते थे। तो याद रखना ये जो अधिकारी थे अष्टप्रधान के, इनमें पेशवा सबसे प्रमुख होता था। लेकिन बाद में जो है पेशवा ही सबसे बड़ा हो गया और छत्रपति कमजोर पड़ता चला गया साहू के समय में। ठीक है, ये क्वेश्चन कब आया था, तो बीपीएससी 70 में पूछा गया था, 2024 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है उसी जुड़ा हुआ है अष्ट प्रधान मंत्री परिषद थी किसके समय में, तो मराठा प्रशासन में था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, तो मराठा प्रशासन में अष्ट प्रधान था और विजयनगर जो शासन था उसमें अष्ट दिग्गज होते थे जो तेलुगु के होते थे। ठीक है, तेलुगु विद्वान होते थे। तो यहाँ पर इसका मराठा आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा।
फिर वही क्वेश्चन पूछा गया है, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो शिवाजी ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज्य प्रबंधन में सहायता करती थी? क्वेश्चन वही है, बस शब्दों का हेरफेर है, शिवाजी। इसलिए कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी गलत आते हैं, कठिन क्वेश्चन गलत नहीं होते और आपके जो है मार्क्स अपने आप बढ़ जाते हैं। इसीलिए तैयारी में हमें याद रखिएगा, कभी भी हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इग्नोर करके जाना ही नहीं चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो सर जामी प्रथा किससे संबंधित है? तो सर जामी प्रथा याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, ये मराठा भू राजस्व प्रथा थी। तो मराठों की जो भू राजस्व प्रथा थी उसे सर जामी प्रथा कहते थे। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। तो शब्दावलियों के बारे में भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह अगर पूछा जाए कौन था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के समय में ही नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? 1739 में। और 1739 में नादिर शाह ने मयूर सिंहासन को अपने साथ लूट के ले गया था। तो यहाँ इसका आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि नादिर शाह के आक्रमण समय मोहम्मद शाही मुगल बादशाह थे जो इस मयूर सिंहासन पर बैठते थे। और मयूर सिंहासन था किसका? तो शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां के सिंहासन को मयूर सिंहासन कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर जो है गजुद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? किस मुगल बादशाह को जो है वजीर मतलब प्रधानमंत्री दाखिल ही होने नहीं दिया था? तो शाह आलम द्वितीय को। ये मुगल बादशाह में जो है जो बहुत ही कमजोर थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। तो याद रखना, मुगल काल, शिवाजी और आपका सिख, इन तीनों को मिला करके, मुगल प्रशासन को मिला करके 50 क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए थे। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था, मैंने उसमें आपका दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन करवा दिए थे। तो हमने जो है प्राचीन भारतीय इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहास दोनों मैंने करा दिया है। वीडियो को आप पूरा देखिएगा। इसके अलावा जो अगला वीडियो आएगा वो आधुनिक भारत का इतिहास होगा। तो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सब मैं करा दूंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।